अब अगले दिन वो जिंग को लेकर मार्केट जाता है और कहता है कि आज रात तुम्हें बाहर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक नर्स का कमरा खाली है। दोनों फिर मार्केट से कुछ बॉक्सेस खरीदते हैं और फिर सैन एक डिश खरीदता है और जिंग को खिलाता है। जिंग भी शर्मा कर उसे खा लेती है। फिर वो एक कपड़े की दुकान पे जाते हैं जहाँ सैन एक लाल रंग का कपड़ा खरीदता है और कहता है तुम इस कपड़े का ड्रेस सीकर पहनोगी ना तो और भी खूबसूरत लगोगी, ये अपने गाँव के हथोन ट्रीज के बेरीज का रंग है। जिंग कहती है तुम झूठ बोल रहे हो है ना। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा, भला तुम सच में इसका ड्रेस पहनोगी तो बहुत अच्छी लगोगी और उसके बाद मुझे मौत भी आ जाए ना तो फिक्र नहीं करूंगा मैं। जिंग भी मान जाती है और लाल रंग का वो कपड़ा ले लेती है। फिर वो एक स्टूडियो में जाकर दोनों अपनी फोटो खींचवाते हैं। फोटोग्राफर कहता है कि यार इतने दूर क्यों बैठे हुए हो, दोनों करीब आ जाओ ना थोड़ा। दोनों पास बैठ जाते हैं और वह क्लिक करने वाला होता है कि दोनों अजीब सा मुंह बना लेते हैं और फोटोग्राफर घबरा जाता है कि कहीं मेरे लेंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। उसका कंफ्यूजन देखकर ये दोनों हंस पड़ते हैं और तब वो कहता है कि वेरी गुड, यही रखो, यही पोस्ट रखो कहकर वो इनकी अच्छी सी फोटो क्लिक कर लेता है। फिर दोनों वापस हॉस्पिटल आते हैं और सन जिंग को उस नर्स के कमरे में लेकर जाता है। कहती है कल मैं वापस घर चली जाऊंगी। हाँ तो ठीक है चली जाना, मेरे पास तुम्हारी ये फोटो जो है इसे देखकर मैं अपने 2 साल बिता दूंगा, मौत भी आ जाए तो इन यादों को साथ ले जाऊंगा। जिंग कहती है तुम ये मौत क्यों लगा के रखे हुए हो और ये बेड देखो कितना छोटा है। सन कहता है तुम बेड पर सो जाना, मैं इस चेयर पर बैठा सो जाऊंगा। और रात को जिंग बेड पर सो जाती है और सन चेयर पर उसके पास ही बैठ जाता है, उसको निहारने लगता है। जिंग की आंख भी खुलती है तो पूछती है अरे ऐसे क्या देख रहे हो। वो कहता है जब तुम सो रही थी ना तो सच बताऊं तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी तुम। अरे तो क्या तुम इतनी देर यूं ही बैठे रहोगे, तुम चाहो तो तुम बेड पर सो जाओ मेरे पास। यहाँ पर सेन भी उसके पास लेट जाता है और जिंग का हाथ पकड़ लेता है। जिंग कहती है मैंने सुना है एक आदमी और एक औरत जब साथ सोते हैं तो औरत प्रेग्नेंट हो जाती है और बच्चा पैदा हो जाता है। अब हम दोनों साथ सोएंगे तो क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। सन तो मन ही मन अपना माथा पेट लेता है कि हे भगवान ये तो हद से ज्यादा मासूम निकली, इसे तो ये भी नहीं पता कि औरत प्रेग्नेंट कैसे होती है। वो जिंग को चिढ़ाने के लिए कहता है कि हाँ अब हम दोनों साथ में लेटे हुए हैं ना तो तुम्हारा भी बच्चा होगा और वो बड़ा हो जाएगा उसका भी बच्चा होगा, फिर तुम दादी बन जाओगी। इस पर दोस्तों रिंग तो रोने लगती है कि अब मैं क्या करूंगी, मेरा बच्चा होगा तो मैं माँ को क्या बताऊंगी। अगले दिन वो घर चले जाती है पर सैन जिंग को अकेले भेजना नहीं चाहता और चुपके से उसके पीछे पीछे जाता है। बस में भी दोस्तों वो पीछे बैठा होता है, जिंग को ही देख रहा होता है और जब जिंग बोर्ड पर चढ़ती है ना तो उसको देख लेती है। अब ना जाने दोबारा इनकी मुलाकात कब होगी। सैन की आंखें भर आती हैं और वो अपने हाथ ऐसे आगे करता है जैसे कि जिंग को अपनी बाहों में समेट रहा हो। जिंग भी वैसा ही फील करती है। दोनों बहुत दुखी होते हैं कि उन्हें अलग होना पड़ रहा है। जिंग नदी पार करके उस तरफ जाकर मुड़ती है तो सैन अभी भी वहां पर खड़ा होता है। वो जिंग को तब तक देखना चाहता है जब तक कि वो उसकी नजरों से गायब नहीं हो जाती। अब जिंग घर आती है तो उसकी फ्रेंड वहां पर पहुंची होती है। उसे परेशान देखकर जिंग पूछती है तुम्हें क्या हो गया है। वो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा वो बॉयफ्रेंड है ना, उसने मुझे बुलाया कि मैं बीमार हूँ प्लीज आ जाओ। मैं भी उसको देखने गई और हम दोनों साथ रहे और मैं प्रेग्नेंट हो गई पर अब उसका कहीं पता नहीं चल रहा, लगता है वो भाग गया। इन लड़कों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, एक नंबर के धोखेबाज होते हैं ये। दोस्तों चिन चौंक कर कहती है हाँ मेरा बॉयफ्रेंड भी बीमार था और मैं उसको देखने हॉस्पिटल भी गई थी, हम दोनों भी तो साथ सहे थे। फ्रेंड कहती है हे भगवान लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हें धोखा दे रहा है, लगता है ये इन लौंडों की चाल है, बीमारी का नाटक करके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ और फिर लड़की को बुलाकर उसे प्रेग्नेंट कर दो। देखो तुम हॉस्पिटल जाकर चेक करके देख लो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड वहां से भागा है या फिर नहीं। ओहो ये क्या हो गया। जिनको भी शक होने लग जाता है कि सन ने मुझे धोखा तो नहीं दिया, कहीं वो तुरंत हॉस्पिटल जाकर देख दिए तो वो बताते हैं कि सैन तो कब का डिस्चार्ज होकर चला भी गया। जिंग पूछती है सैन को तो उसके कैंप से यहाँ चेकअप के लिए भेजा गया था ना, पर डॉक्टर कहती है नहीं तो वो तो खुद आकर एडमिट हुआ था। बस दोस्तों अब जिंग को यकीन हो जाता है कि जैन ने मुझे धोखा दे दिया, इसी वजह से वो सैन को ढूंढने की कोशिश ही नहीं करती। जिंग की फ्रेंड जो प्रेग्नेंट थी उसका अबॉर्शन करवाने के लिए उसकी माँ और जिंग उसके साथ जाती हैं। अबॉर्शन का प्रोसीजर बड़ा दर्दनाक होता है और वो लड़की दर्द सहन नहीं कर पाती। वो औरती से बाहर आते हैं तो उसकी माँ उसे खूब डांट कर जाती है कि तुम्हें जन्म देने का बड़ा अच्छा सिला दिया तुमने मुझे। उसके जाने के बाद जिंग पूछती है कि बहुत दर्द हो रहा है क्या, तो क्या मुझे भी इसी तरह दर्द होगा और मेरी माँ भी क्या इस तरह मेरे मुंह पर थूक के जाएगी। उसकी फ्रेंड कहती है देखो तुम पहली मत बुझाओ, तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ किया क्या, मुझे ये बताओ। जिंग उसके कान में कहती है कि मैं और वो एक ही बेड पर लेटे हुए थे और उसने मेरा हाथ पकड़ा था और हम दोनों उस बेड पर रात भर सोए थे। हैं क्या हाथ पकड़ कर सो गए, सोने से पहले कुछ हुआ था क्या। नहीं कुछ नहीं, हाथ पकड़ कर सो गए थे बस और सुबह उठ गए। इस पर तो उसकी
उसकी फ्रेंड चिढ़ जाती है कि तू कौन से जमाने में जी रही है, ऐसे भी कोई प्रेग्नेंट होता है क्या? है भगवान, इसकी जनरल नॉलेज को बढ़ाओ जरा, देखो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मौका पाकर भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, इससे तो यही लगता है कि वह बहुत ही डिसेंट लड़का है। एक काम करो, उसी के साथ बनी रहो, समझी? वो तुमसे बहुत प्यार करता है, उसे गलत मत समझो। और तब जाकर जिंग को चैन आता है और अब जाकर वो सैन को ढूंढने की कोशिश करती है। जिंग अपनी माँ से कहती है कि सैन का पता नहीं चल रहा माँ कहीं। माँ कहती मैंने उसे 2 साल तुमसे दूर रहने को कहा था, शायद इसीलिए वो किसी दूसरे शहर चला गया होगा, पर माँ अपनी तसल्ली के लिए मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ। माँ भी हाँ कर देती है। जिंग भी अपना पूरा काम करके सैन के गाँव जाती है। वो उस थन ट्री के पास भी जाकर देखती है कि सैन यहाँ पर आएगा, लेकिन वो नहीं आता। जिंग यहाँ से फैन के घर भी जाती है, पर उन्हें भी सैन के बारे में कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वो तो कई महीनों से यहाँ पर आया नहीं था। अब जिंग सैन के जियोलॉजिकल यूनिट में जाती है। वहाँ के लोग बताते हैं कि सैन कई महीनों से गायब है। जब वो यहाँ था तब नींद में किसी जिंग का नाम लेता रहता था, और ये सुनने के बाद जिंग बहुत परेशान हो जाती कि सैन चला कहाँ गया और ना जाने उसे क्या हो गया है। सैन जिंग के स्कूल पर उसको लेटर भेजता था, तो जिंग अपना लेटर बॉक्स चेक करती है, लेकिन सैन का कोई लेटर इस समय नहीं आया होता। वो नदी के पास बैठकर सैन का इंतजार करती है, जहाँ पर ये दोनों अक्सर मिला करते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और आखिर में जिंग एक टीचर बन जाती है। एक दिन क्लास में वो पढ़ा रही होती है कि एक लड़की आकर बताती है कि सैन नाम का कोई हॉस्पिटल में है और आपसे मिलना चाहता है। जिंग बड़ी खुश होती है कि आखिर सैन मिल ही गया। सैन ने जो रेट का पड़ा उसको खरीद कर दिया था ना, उसने उसका एक ड्रेस बनवा लिया था। उसी ड्रेस को पहनकर वह हॉस्पिटल जाती है। वहाँ एक कमरे का दरवाजा खुलता है और अंदर कई लोग खड़े देखते हैं और सबके चेहरे पे बस दुख छाया होता है। जिंग की भी कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर उन लोगों में से एक आदमी जिंग का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं सैन का पिता हूँ बेटी, वो तुमसे मिलना चाह रहा था, तुम उससे बात कर लो। जिंग चुपचाप आगे बढ़ती है और तब वो देखती है कि सैन बेड पर है। उसकी हालत देखकर साफ पता चलता है कि उसका आखिरी आने वाला है। वो मौत से लड़ रहा होता है। जिनकी आंखों में आंसू बिना किसी रुकावट के लगातार बह रहे होते हैं। असल में सैन को ब्लड कैंसर है और इसी वजह से वह हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, पर उसने जिंग को उस दिन सच नहीं बताया और यह कहा कि बस ये एक नॉर्मल फीवर है। पर अब वो लास्ट स्टेज में है। वो जिंग से बात नहीं कर सकता, लेकिन उसकी बातें सुन सकता है। जिंग अब सैन का हाथ देखती है तो उस पर बहुत निशान बन गए होते हैं। उस दिन आपको याद होगा जिंग हॉस्पिटल नहीं जा रही थी, तो उसे कन्वेंस करने के लिए सैन ने अपना हाथ काट लिया था। उसका भी निशान उसके हाथ पे होता है। ये सारी चीजें देखकर जिंग से दुख बर्दाश्त नहीं होता। वहाँ खड़े लोग तभी कहते हैं कि बेटा उसके पास वक्त बहुत ही कम है, तुम जल्दी से उससे बात कर लो, वो तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा है। जिनके मुंह से बताए दोस्तों शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन बहुत हिम्मत करके वो कहती है सैन मैं जिंग आई हूँ, प्लीज़ आंखें खोलो। पर सैन की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होता। तुमने कहा था ना तुम चाहे किसी भी हालत में रहो, मेरी आवाज़ को सुनते ही तुम उठकर मुझे देखोगे, प्लीज़ आंखें खोलकर देखो ना। ये रेड ड्रेस देख रहे हो, हथ एंड ट्री की बेरीज का वही रंग, तुम इन्हें खरीद कर दिया था ना मुझे और कहा था कि इसमें बहुत अच्छी लगूंगा हूँ मैं, एक बार देख तो लो। तुमने प्रॉमिस किया था ना कि हम दोनों साथ मिलकर थन ट्री के फूलों को खिलते हुए देखेंगे, अपना प्रॉमिस मत तोड़ो, प्लीज़ आंखें खोलो। बातें सुनकर सैन की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और तब जिंग ऊपर सीलिंग की ओर देखती है तो पता चलता है कि उस दिन स्टूडियो में इन दोनों ने जो अपनी फोटो खिंचवाई थी सैन ने उसे ऊपर चिपका दिया था ताकि वह आखिरी दम तक इस फोटो को देखता रहे। इसीलिए उस दिन उसने सन से कहा था कि अब इस फोटो को देखते हुए मुझे मौत भी आ जाए मुझे फिक्र नहीं होगी। और उसी फोटो को अपने मन की आंखों से देखते हुए सैन अपनी आखिरी सांस लेता है। चिंग फूट फूट कर रोती है क्योंकि उससे ये दुख बर्दाश्त नहीं होता। फिर वह सैन की अस्थि को उस थन ट्री के नीचे दफनाता है जहां देश के सोल्जर्स शहीद हुए थे और इसीलिए इस मूवी का टाइटल रखा गया है अंडर द थन ट्री। ये एक रियल स्टोरी है दोस्तों, लेकिन प्राइवेसी रीजंस को ध्यान में रखते हुए इसके रियल कैरेक्टर्स की फोटो नहीं दिखाई गई। इसके बाद ग अक्सर उस ट्री को देखने जाती है। फिर कुछ वक्त के बाद सरकार ने उस गांव और उस ट्री की जगह पर एक डैम बनाया था जिसकी वजह से हाथनर ट्री और उसके नीचे दफना गई सैन की अस्थि पानी के अंदर चली गई। लेकिन फिर भी जिंग हर साल उस डैम पर आती है क्योंकि उसे उम्मीद है कि उस ट्री में वो लाल फूल जरूर खिले जो उसे सैन की याद दिलाते रहेंगे। इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म होती है और अब आप कमेंट्स करके बताइए कैसी लगी आपको यह मूवी और एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। संगीत एंड गाइज इसे के साथ आज ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टैब तक के लिए बाय बाय, टेक इफ योरसेल्फ।